हेलो एवरीवन गाइस। जब भी मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ों की तरह सोचो तो कई लोग कहते हैं कि सर आप कौन सी किताब पढ़ते हो। तो गाइस मोस्टली जो मैं राइटर्स पढ़ता हूँ वो ऑफ कोर्स अंग्रेज़ ही होते हैं। तो आज मैं आपको एक बुक से गेट के इस्तेमाल बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ कैसे सोचते होंगे। ये किताब है माइकल सॉन की। आप राइटर का नाम मैंने बता दिया है। जैसे रेमंड मर्फी मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, माइकल सॉन पढ़ता हूँ, ऐसे कई किताबें पढ़ता हूँ मैं। एनीवेज, तो इस इन्होंने गेट के बारे में क्या सोचा होगा, क्योंकि कोई हिंदी पहचान तो है नहीं कि आप कुछ गेट का सोचोगे ये हो गया और प्राप्त कर लिया, ऐसा दिमाग में बैठा है। अंग्रेजों को तो ना हो गया पता है ना प्राप्त कर लिया पता है। तो वो तो ऑफ कोर्स सिचुएशन सोचते होंगे ना कि अच्छा इस ये सिचुएशन आएगा तो मैं गेट लगाऊंगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, आइए देखते हैं गाइस। अंग्रेज़ों के हिसाब से अगर गेट के बगल में कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा। लिखा हुआ है ना गेट है, इसके बगल में अगर कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो इसके कई मतलब है। एक इसका मतलब है रिसीव, इनके मतलब पे देखिए, एक रिसीव है किसी को रिसीव करना। एक मतलब है फेच, जाओ कुछ लेकर आओ, फेच। एक मतलब है ऑब्टेन, आपने कोई चीज़ प्राप्त कर लिया। एक मतलब है कैच, पकड़ना। तो ये सारे इसके मतलब है। जो हिंदी में आप जो भी सोच करके प्राप्त कर लिया, जो भी सोचते हो, अंग्रेजों को प्राप्त करना नहीं पता, बट अंग्रेजों को ये पता है कि अच्छा कोई रिसीव वाला सिचुएशन आएगा, बॉस गेट लगा देंगे। अच्छा, यहाँ गेट के बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ लगाना है। तो जैसे मैं बताता हूँ, एक लिख करके बताता हूँ कि ये गेट है और गेट के बाद अगर कोई नाउन आ गया, ओके, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार ही गॉट अ जॉब, अगर मैं ये कहता हूँ तो यहाँ पर इस गेट का मतलब क्या माना जाएगा। इसका मतलब माना जाएगा कि उसने किसी चीज़ को ऑब्टेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, कोई चीज़ आपको मिल गई, वो माना जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यू शुड गेट हिम फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर इस गेट का क्या मतलब माना जाएगा भाई। इसका मतलब रिसीव, कि भैया तुम्हें उसको रिसीव करना चाहिए, वहाँ से पिक करना चाहिए रेलवे स्टेशन से। तो गेट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, या कोई प्रोनाउन आ रहा है, यहाँ हिम क्या है, एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन है। ही होता है ना, ही प्रोनाउन, तो ही सब्जेक्टिव है, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इस गेट के बाद अगर कोई ऐसे नाउन या प्रोनाउन आए तो उसके कई मतलब निकलते हैं, वो ये किताब कह रहा है, समझ रहे। तो किताब के सेंटेंस देखते हैं, मैं अपने सेंटेंसेस नहीं लिखता हूँ आज। आइए देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। इसको बड़ा किया जाए, ठीक। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि आई गॉट अ लेटर फ्रॉम लूसी दिस मॉर्निंग। तो इसका मतलब है कि ये जो आई नाम का व्यक्ति है, इसने किसी लेटर को रिसीव किया, ठीक है। क्या है कि कैन यू कम एंड गेट मी फ्रॉम द स्टेशन व्हेन आई अराइव। अब यहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि भाई जब मैं पहुँचूंगा तो क्या तू स्टेशन आकर मुझे रिसीव करेगा। तो यहाँ पर गेट का मतलब रिसीव है। कैन यू कम एंड गेट मी, यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन है। और यहाँ पर लेटर क्या है, नाउन, इसलिए यहाँ पर लिखा है नाउन या प्रोनाउन अगर आता है गेट के बाद तो उसके कई मतलब समझे जाएंगे। जैसे कि रिसीव समझा जाएगा, फेच समझा जाएगा, ऑब्टेन समझा जाएगा, कैच समझा जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिखा है कि इफ़ आई लिसन टू लाउड म्यूजिक आई गेट अ हेडेक, यानी कि अगर मैं लाउड म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है भाई, मुझे सरदर्द हो जाता है, आई गेट। तो यहाँ पर सरदर्द हो जाने के लिए गेट का इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स कि वो मैं रिसीव कर लेता हूँ, मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ, यूँ समझ लीजिए, समझ रहे। ये लिखा कि इफ़ यू गेट अ नंबर 6 बस, तो यहाँ पर गेट क्यों आया, 6 नंबर की बस लेने के लिए गेट क्यों आया, यानी कि कैच वाली फीलिंग दे रहा है कि इफ़ यू कैच अ नंबर 6 बस इट स्टॉप्स राइट आउटसाइड आवर हाउस, ये बस हमारे घर के बाहर ही रुकती है। तो देख रहे हो गेट का मतलब, इतने सारे मतलब हो गए। यहाँ है कि गेट कैन बी यूज्ड विद 2 ऑब्जेक्ट्स, हाँ 2 ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, आई गॉट अ लेटर, नहीं ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे मैं बोलूँ कि यू गेट मी सम सॉल्ट, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो सॉल्ट भी एक ऑब्जेक्ट है और मी भी एक ऑब्जेक्ट है। तो 2 जब ऑब्जेक्ट आते हैं तो आपको पता ही होगा डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि जो गेट है वो, हाँ ये तो हो गया। यहाँ लिखा है कि लेट मी गेट यू अ ड्रिंक, हाँ यहीं पर तो है। तो लेट मी गेट यू अ ड्रिंक, देखो ड्रिंक भी
ये ड्रिंक एक नाउन है और यू क्या है, एक प्रोनाउन है, तो ये डबल ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर गेट का मतलब क्या माना जाएगा, फेच माना जाएगा कि यार मुझे चलो एक ड्रिंक ले आने दो तुम्हारे लिए, लेट मी गेट यू अ ड्रिंक। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे समझते हैं। अगला है कि अदर मीनिंग्स आर समटाइम्स पॉसिबल, कई अलग मीनिंग भी इसके होते हैं, जैसे कि आई डिडंट गेट द जोक, किसी ने जोक बोला, मैंने कहा सॉरी आई डिडंट गेट दैट, तो इस गेट का मतलब अंडरस्टैंड है, साफ लिखा हुआ है, इस गेट का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड है। तो और एक और देखिए यहाँ लिखा है कि आई विल गेट यू फॉर दिस यू बास्टर्ड, तो यहाँ गेट का मतलब पनिश भी है, आपने सुना था कभी, गेट का मतलब यहाँ पनिश भी है, आई विल गेट यू फॉर दैट, आई विल गेट यू फॉर दैट, तो इस गेट का मतलब आई विल पनिश यू फॉर दैट, आई विल मेक यू सफर फॉर दिस। तो गेट के इतने सारे मतलब है, कब, जब गेट के बाद क्या आ जाए, या तो नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। अगर मैं कहता हूँ कि आई विल गेट यू, तो यू यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर मैं कहता हूँ कि आई विल गेट अ जॉब, तो जॉब यहाँ पर नाउन है। तो समझ गए पहला इस्तेमाल, ठीक है। चलिए अब हम इसके दूसरे इस्तेमाल पर चलते हैं। दूसरा इस्तेमाल कहते हैं कि अगर गेट के बगल में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो इसका मतलब क्या माना जाएगा। अब तक नाउन था, प्रोनाउन था, अब एडजेक्टिव है कि बिफोर एन एडजेक्टिव गेट यूजुअली मीन्स बिकम। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर गेट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो गेट का मतलब हम बिकम समझेंगे। बिकम समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि अगर ये गेट है और गेट के बगल में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब है बिकम। और बिकम होता क्या है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट, आपकी अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि अगर आप जवान हैं, आप यंग है, ये आपकी अवस्था है, और अब आप परिवर्तित होकर क्या बन गए, ओल्ड बन गए, तो आपकी अवस्था में चेंज आ गए ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप चले गए। इस चले जाने के लिए कुछ तो लगाओगे ना, तो उस लगाने के लिए आप गेट लगाते हो। जैसे मैं किसी को बोलूँ यार तू ना डे बाय डे तू ओल्ड हो रहा है भाई, यानी कि तू परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ही गॉट ओल्ड, यानी कि ओल्ड हो गया, यानी कि परिवर्तित हो गया, तो इसलिए इसका बिकम से तुलना किया गया कि बिकम। लेकिन याद रखिए एडजेक्टिव, गेट के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। अब बुक का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एज यू गेट ओल्ड, तो यहाँ पर गेट के साथ देखिए ओल्ड है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या मानेंगे, बिकम। तो एज यू बिकम ओल्ड, जब आप ओल्ड हो जाते हो, योर मनी गेट्स वर्स, यहाँ भी गेट्स के बाद वर्स एडजेक्टिव आएगी, तुम्हारा पैसा भी खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। माई फीट आर गेटिंग कोल्ड, मेरे जो पैर हैं, जो फीट हैं, वो उन्हें ठंड लग रही है। तो गेटिंग कोल्ड का मतलब है वो ठंडे पड़ रहे, बिकमिंग कोल्ड। तो गेट को आप बिकम समझो, वो कन्वर्ट हो रहे, पहले ठंडे नहीं थे, पहले ठीक थे, नॉर्मल थे, अभी धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आकर के वो कोल्ड हो रहे हैं। तो इस परिवर्तन को दिखाता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में जो चेंज है उसको दिखाता है, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है कि विद ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव द मीनिंग इज मेक समबडी समथिंग बिकम, मेक समबडी या समथिंग बिकम। जैसे इट्स टाइम टू गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल, यानी कि ये समय है क्या करने का, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करने का। तो वहाँ भी गेट का इस्तेमाल हुआ, इट्स टाइम टू गेट द किड्स रेडी, गेट द किड्स रेडी, बच्चों को भैया तैयार करो फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आता है और एक एडजेक्टिव आता है, ऐसे एडजेक्टिव हमारा क्या है, ये रेडी, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये किड्स, तो गेट द किड्स व्हाट, गेट द किड्स रेडी। तो अगर ऑब्जेक्ट के बाद ऐसा एडजेक्टिव आ जाए तो मीनिंग क्या माना जाएगा, मेक समबडी, किसी को या किसी चीज़ को बिकम, यानी कि ऐसा कर देना। जैसे कि आई कांट गेट माई हैंड्स वार्म, आई कांट गेट माई हैंड्स वार्म, इसका मतलब क्या है, ये गेट के बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है और वार्म यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि उसको बना देना, यानी कि मैं अपने हाथ को गर्म नहीं कर सकता, आई कांट गेट माई हैंड्स वार्म। तो इसका मतलब है कि खुद वो नहीं हो रहा, आप उसको बना देते हो। बच्चा खुद तैयार नहीं हो रहा, आप उसको तैयार कर देते हो, यू नो। आपके हाथ खुद गर्म नहीं हो रहे, यू मेक दैट हैंड बिकम लाइक दिस, आप उसको वैसा बना देते हो। आप समझ में आ रहा है कुछ, यू नो। तो बहुत प्यारा ये भी है, वी मस्ट गेट द हाउस क्लीन बिफोर मदर अराइव्स। तो यहाँ पर देख रहे गेट है, ऑब्जेक्ट है और एडजेक्टिव है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये पॉजिटिव वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है दे रहा है, बट वो थर्ड फॉर्म वाला नहीं है। देखिए
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गेट आ जाए, गेट के बाद कह रहा है एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट के बाद एक एडजेक्टिव आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को मतलब मेक समथिंग या समबडी, किसी चीज़ को या किसी को ऐसा कर देते कि वो ऐसा बन जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि आई विल गेट माई हैंड्स, और यहाँ में वार्म, कोई थर्ड फॉर्म कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल एडजेक्टिव लगा, आई विल गेट माई हैंड्स वार्म, इतना बोल दिया। इसका मतलब है कि मैं क्या करूँगा, अपने हाथों को गर्म करूँगा। आई विल गेट माई हैंड्स वार्म, यानी कि ऐसा कर दूंगा कि मेरे हाथ गर्म हो जाए, यू नो। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि यू शुड गेट दिस बॉय रेडी फॉर स्कूल, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो गेट के बाद यहाँ पर देखो दिस बॉय ये ऑब्जेक्ट है, रूल पर ध्यान दो, और ये यहाँ पर रेडी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी कि तुम्हें इस बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना चाहिए, यू हैव टू मेक हिम रेडी, ये वाली फीलिंग देता है। समझ में आ रहा है? तो गेट से ये फीलिंग आप ले सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माइकल सॉन कह रहे हैं, देख लीजिए, उस पर तो यकीन करेंगे। तो ऐसे इस्तेमाल किया कीजिएगा इस। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा इस्तेमाल है कि भाई गेट के बाद अगर कोई एडवर्ब पार्टिकल आप लगाते हो, जैसे गेट के बाद आपने अप लगा दिया, डाउन लगा दिया, या प्रेपोजिशन लगा दिया, ऑफ, आउट लगा दिया, तो इसका क्या मतलब होगा। ये कह रहे हैं कि जैसे आप गेट का इस्तेमाल करते हैं और गेट के बगल में अगर आपने अप लगा दिया, यू नो, गेट के बाजू में अगर आपने डाउन लगा दिया, आपने ऑफ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, ये है। तो देख लीजिए इसका मतलब क्या है। साफ साफ लिखा है कि बिफोर एन एडवर्ब पार्टिकल, जैसे कि अप हो गया, अवे हो गया, आउट हो गया, और अ प्रेपोजिशन या कोई प्रेपोजिशन हो, गेट नियरली ऑलवेज रेफर्स टू अ मूवमेंट ऑफ सम काइंड, यानी कि इन जगहों पर हमें कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखाई देता है, कोई चीज़ मूव होगा। फॉर द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड, क्या लिखा है, एंड गो, चलो ये तो अलग बात है। इसे यहाँ लिखा है आई ऑफन गेट अप, अब गेट के साथ यहाँ पर अप लगा दिया एट 5 o'clock, तो कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट है कि बंदा सोया है अब उठ जाएगा, यू नो। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, बट ही टोल्ड मी टू गेट आउट, तो गेट के साथ आउट लगा है, मतलब यहाँ भी मूवमेंट को दिखा रहा है कि वो बाहर जाएगा। तो कुल मिला के ये दिखाया। हालांकि सही तरीका है कि इसकी लिस्ट को पढ़ लिया जाए, यू नो, गेट अप, गेट डाउन, गेट रीड ऑफ, ऐसे बहुत सारे लिस्ट आते हैं, वो याद करें तो बेटर है। वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ माई फुट, यानी कि कोई बंदा आपके फुट पर अपना कुछ पैर रखे हुए, आप कह रहे वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ, तो यहाँ भी मूवमेंट है कि दूर हटो भाई, गेट ऑफ मतलब दूर हटो। तो ये कह रहा है कि गेट के बाद अगर इस तरह से कोई पार्टिकल आ जाए एडवर्ब का, या कोई प्रपोजिशन आ जाए, पार्टिकल मतलब ये छोटे मोटे जो एडवर्ब होते हैं ना, अप, डाउन, अवे, आउट, ये सब आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए, ऑफ, तो हम इसका मतलब मूवमेंट समझेंगे। ठीक है जी, चलिए। इसलिए सबसे बेस्ट है कि इसके ऊपर जो जितने फ्रेज और ईडियम्स बने हैं ना, उसकी लिस्ट याद कर लीजिए। यूँ समझ लीजिए कि ईडियम फ्रेज की लिस्ट है ये, गेट रिड ऑफ, और क्या है, गेट ओवर, ये सब चीज़ें आती हैं। चलिए चौथा इस्तेमाल देखते हैं। चौथा इस्तेमाल कह रहे हैं कि अगर गेट के बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, जैसे कि गेट वॉश्ड, ड्रेस्ड, मैरिड, तो इसका मतलब क्या समझें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट कैन बी यूज्ड विद द पास्ट पार्टिसिपल, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफन हैज़ ए रिफ्लेक्सिव मीनिंग, इसका देख लीजिए रिफ्लेक्सिव मीनिंग है, यानी कि वो हमारे ऊपर ही हो जाएगी बात, रिफ्लेक्सिव मीनिंग है। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डू टू आवर सेल्फ, जो हम खुद ही अपने आप को कर लेते हैं। कॉमन एक्सप्रेशंस आर गेट वॉश्ड, गेट ड्रेस्ड, गेट लॉस्ट, गेट ड्राउंड, गेट एंगेज्ड, गेट मैरिड, गेट डाइवोर्स्ड। जैसे यू हैव गॉट 5 minutes टू गेट ड्रेस्ड, तो कह रहा है, क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव मीनिंग है, और वी डू टू आवर सेल्व्स, अंग्रेज ऐसे समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर गेट के बगल में पास्ट पार्टिसिपल आ जाए तो हम क्या इसका मीनिंग समझेंगे, हम इसका मीनिंग समझेंगे कि यह है रिफ्लेक्सिव, पलटकर हमारे ऊपर बात आएगी। तो दूसरा है कि वी डू इट टू आवर सेल्फ, हम ये खुद के ऊपर ही कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई विल गेट ड्रेस्ड, इसका मतलब है जैसे ये थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव दिखाई देगा, तो ये जो ड्रेस की जो चीज़ है वो हमारे साथ होगी, यानी कि आई विल गेट ड्रेस्ड, मैं ही तैयार हो जाऊँगा, मैं किसी और को तैयार नहीं करूँगा, मैं खुद तैयार हो जाऊँगा। ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि यार शी गॉट एक्साइटेड, इसका मतलब है कि वो खुद एक्साइटेड हो गई, यू नो,
उसी के ऊपर बात आ गई, शी गॉट एक्साइटेड, ये फीलिंग देता है। ओके, दे गॉट मैरिड, वो खुद उन्होंने शादी कर ली, यानी कि दे डिड इट टू देमसेल्व्स, अपने आप पे उन्होंने किया। तो ये इसका एक मतलब है, समझ रहे? चल, साफ साफ लिखा हुआ है कि वी टॉक अबाउट थिंग दैट वी डू टू आवर सेल्फ, हम जो खुद के साथ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यार ही गॉट डाइवोर्स्ड, इस तरीके से, यानी कि डाइवोर्स्ड हो गया, यानी कि तलाकशुदा हो गया वो। गॉट मैरिड, वो शादीशुदा हो गया, ऐसे। और गेट को आप चेंज कर सकते हैं, शी इज़ गेटिंग मैरिड इन जून। देखिए, शी इज़ गेटिंग मतलब कि जून में वो शादी करने जा रही है, यानी कि उसी के ऊपर बात आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इसको पैसिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं गेट का, और ये पैसिव ठीक आपके इज आर एम वाज वर वाले पैसिव से मैच करेगा। साफ लिखा हुआ, देखिए, गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक पैसिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम वे एज बी मतलब इज आर एम वाज वर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि माई वॉच गॉट ब्रोकन वाइल आई वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, आई गॉट कॉट बाई द पुलिस ड्राइविंग एट 120। यानी कि यूँ समझिए, ये कह रहा है कि अगर आप गेट के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो इसका एक मतलब पैसिव भी माना जाएगा। इसका मतलब पैसिव कैसे? अगर आप ऐसा बोलते हैं कि माई वॉच इज़ गेटिंग रिपेयर्ड, अब मैंने गेट के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया। ओके, ये पैसिव है, यानी कि इसकी तुलना की गई है इससे कि माई वॉच इज़ बीइंग रिपेयर्ड। आप पैसिव ये जानते हैं ना, मेरी घड़ी को रिपेयर किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। आप कैसे बोलते हैं? माई वॉच इज़ बीइंग रिपेयर्ड इज इक्वल टू माई वॉच इज़ गेटिंग रिपेयर्ड, ये तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कि ही वॉज बीटन, इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं ही गॉट बीटन। हम कह सकते हैं ही गॉट बीटन, ये पैसिव वाली फीलिंग देगा। लेकिन अभी उसमें कैच है जो आपको अभी समझ में आएगा कि अगर ऐसा होता तो ये दो चीज़ें अलग क्यों बनती। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेकिन क्या कैच है वो देख लीजिए। ऐसे यहाँ पर लिखा है कि आई गेट पेड ऑन फ्राइडे, मुझे हर फ्राइडे पैसे मिलते हैं। तो आई गेट पेड, जैसे यहाँ पर लिखा है आई गेट पेड, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आई एम पेड, मुझे पे किया जाता है। क्या दिक्कत है भाई? आई एम पेड। तो यहाँ पर तो सेम है कि दोनों में से कोई एक यूज़ कीजिए, बट यहाँ जो बड़ी बात लिखी हुई है वो देखिए कि दिस स्ट्रक्चर इज मोस्टली यूज्ड इन एन इनफॉर्मल स्टाइल। एक तो इनफॉर्मल है, सिर्फ स्पोकन में आप ढंग से यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट ऑफन यूज टू टॉक अबाउट लॉन्गर मोर डेलिब्रेट प्लान्ड एक्शन। साफ साफ यहाँ पर मना किया गया है कि बहुत पहले जो घटना घटी, मोर डेलिब्रेट, बहुत सोच समझ के किसी काम को किया गया, बहुत प्लानिंग के साथ अगर कोई एक्शन किया गया, तो आप ये गेट वाला पैसिव यूज़ नहीं करेंगे, आपको इज आर एम वाज वर वाला ही पैसिव यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि आवर हाउस वाज बिल्ट इन 1827, 1827 में हमारा घर बनाया गया। तो यानी कि अगर घर बनाया गया तो सोच समझ कर प्लानिंग के साथ घर बनाया गया होगा, बहुत पहले की बात भी है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आवर हाउस गॉट बिल्ट इन 1827, ये गॉट बिल्ट गलत है, साफ यहाँ पर अंग्रेज ने खुद बना किया। समझ रहे? तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ठीक है, जो आपका इज आर एम वाज वर वाला जो पैसिव है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, हम गेट से भी सेम फीलिंग दे सकते हैं। बट कब नहीं दे सकते हैं, इस पर गौर फरमाइएगा कि जब यहाँ पर साफ लिखा है कि एक तो लॉन्गर, बहुत सोच समझ करके बहुत प्लानिंग के साथ अगर किया गया, ऐसे पार्लियामेंट वाज ओपनड ऑन थर्सडे, थर्सडे को पार्लियामेंट को ओपन किया गया, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि द पार्लियामेंट गॉट ओपन, ये गलत माना जाएगा। ये बात कही जा रही है। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हुए अब है कि अगर गेट के बाद इन्फिनिटिव आता है तो इसका क्या मतलब माना जाएगा। अगर यहाँ पर आता है कि वी डिडंट गेट टू सी हर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं पर, गेट है और गेट के बाद अगर इन्फिनिटिव आ गया, जैसे कि यू
जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि आई डिडंट गेट टू वॉच एनी मूवी येस्टरडे, ओके, दे डिडंट गेट टू सी हर। तो यहाँ पर गेट के बाद ये जो देख रहे हैं ना टू वॉच, ये एक इन्फिनिटिव है। टू सी ये एक इन्फिनिटिव है। अगर ये आ जाए तो इसका हम मतलब क्या समझेंगे? तो इसका हम मतलब समझेंगे हैव एन अपॉर्चुनिटी। देख लीजिए, विद एन इन्फिनिटिव गेट कैन मीन, गेट का जो मतलब है वो होता है मैनेज करना, या हैव एन अपॉर्चुनिटी, या बी अलाउड, या अलाउड होना। तो वी डिडंट गेट टू सी हर, यानी कि वी डिड नॉट मैनेज टू सी हर, वी डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी हर, और वी वर नॉट अलाउड टू सी हर। इसका हम ये मतलब समझेंगे। व्हेन डू आई गेट टू मीट योर न्यू बॉयफ्रेंड, तो व्हेन डू आई गेट टू मीट योर न्यू बॉयफ्रेंड का मतलब है कि मुझे कब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मुझे अलाउ किया जाएगा तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो ये इसका मतलब है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात कही जा रही है कि अगर गेट के साथ इन्फिनिटिव आता है तो कैन ऑल्सो सजेस्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट। धीरे धीरे अगर कोई चीज़ डेवलप हो रहा है उसमें हम गेट लगा सकते हैं। कैसे? ही इज़ नाइस व्हेन यू गेट टू नो हिम। ही इज़ नाइस व्हेन यू गेट टू नो हिम, यानी कि जब धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा उसके बारे में तो वो अच्छा बंदा है। तो यहाँ गेट टू नो का मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कि आई गॉट टू नो अबाउट यू, जो लोग आप हिंदी में कहते हैं ना मुझे आपके बारे में पता चला, तो यहाँ पर ये गेट टू नो या गॉट टू नो का मतलब है कि धीरे धीरे मुझे पता चला, ग्रेजुअली आई गॉट इन्फॉर्मेशन। अचानक से नहीं पता चला, अचानक से पता चला केम टू नो, आई नो केम टू नो। ये गॉट टू नो मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची, ओके। जैसे यू विल गेट टू स्पीक इंग्लिश मोर ईजिली एज टाइम गोज, जैसे जैसे टाइम जाएगा यू विल गेट टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुम धीरे धीरे अंग्रेजी बोल पाओगे, यानी कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट तुम में हो पाएगा। यू विल गेट टू। वैन इज गेटिंग टू बी अ लवली किड, धीरे धीरे वो अच्छा बच्चा बन रहा है। तो ये भी समझाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बोला है कि गॉट और गॉटन में क्या फ़र्क है। इन ब्रिटिश इंग्लिश द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गेट इज़ गॉट। ब्रिटिश में आप थर्ड फॉर्म भी गॉट ही लगाते हो, जैसे आप बोलते हो ना कि गेट हो गया, सेकेंड फॉर्म गॉट हो गया, तो थर्ड फॉर्म भी आप ब्रिटिश में गॉट ही बोलते हो, इसीलिए आप लोग बोलते हैं आई हैव गॉट अ कार ऐसे। लेकिन इन अमेरिकन इंग्लिश द पास्ट पार्टिसिपल इज गॉटन, अमेरिकन में गॉटन कहा जाता है। यू हैव गॉटन अस इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एक्सेप्ट इन द स्ट्रक्चर हैव गॉट, यानी कि जनरली ये गॉटन बोलते हैं अमेरिकन वाले, बट हम लोग गॉट ही बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि गेट का इस्तेमाल, एक गेट हो और ऑब्जेक्ट हो और वर्ब फॉर्म आ जाए तो हम इसका इस्तेमाल कॉजेटिव के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि आई कांट गेट दैट चाइल्ड टू गो टू बेड, यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, आई कांट गेट दैट चाइल्ड टू गो टू बेड। गेट पेनी टू हेल्प अस इफ यू कैन, देखिए सी इफ यू कैन गेट द कार टू स्टार्ट, इसका क्या मतलब माना जाएगा? ठीक है, इनकी गेट है और यहाँ पर ये देख रहे टू गो, टू हेल्प, एक इन्फिनिटिव भी लगा हुआ है, तो इस गेट को पॉजिटिव माना जाएगा। कैसे? जैसे मैं बोलूँ कि आई विल गेट यू, और यहाँ इन्फिनिटिव लगाना, आई विल गेट यू टू क्लीन दिस रूम। इट मीन्स कि मैं आपसे इस कमरे को साफ़ करवाऊंगा, आपको इतना कन्विंस कर लूँगा कि आप इस कमरे को साफ़ करोगे। थर्ड फॉर्म वाला मैं गेट नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इन्फिनिटिव के साथ है, देख रहे हैं, आई विल गेट यू टू क्लीन दिस कार, ओके। शी गॉट मी टू हेल्प दैट बॉय, यानी कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया उस लड़के की मदद करने के लिए। तो यहाँ गेट का मतलब है कन्विंस कर लेना किसी को, किसी काम को करने के लिए, पटा लेना, अपनी तरफ खींच लेना, ओके। यू शुड नॉट गेट योर चाइल्ड टू हेल्प यू कुक फूड, तुम्हें अपने बच्चों को कन्विंस नहीं करना चाहिए तुम्हारी मदद करे खाना पकाने में। यहाँ गेट का ये मतलब है जो इन्फिनिटिव के साथ आ रहा है, ठीक है जी।
दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप गेट के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसका मतलब होता है कॉज समथिंग टू बी डन बाई समबडी एल्स, किसी और के द्वारा कुछ करवाना। आई मस्ट गेट माई वॉच रिपेयर्ड, देख रहे हैं यहाँ पर गेट के बाद ऑब्जेक्ट है और यहाँ थर्ड फॉर्म है, यानी कि इसका मतलब कि आई वॉन्ट माई वॉच टू बी रिपेयर्ड। आई मस्ट गेट माई वॉच रिपेयर्ड, देख लीजिए ये सब आपने पॉजिटिव में पढ़ा ही है कि आई मस्ट गेट माई वॉच रिपेयर, यानी कि मुझे अपनी घड़ी रिपेयर करवानी चाहिए, यू नो। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन, ये वही वाला है। उसने मेरे कार को रिपेयर करवाया, ही गॉट माई कार रिपेयर्ड, तो इसका ये मतलब है। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट बस ख़त्म हो गया गाइस, बाकी तो गेट ड्रेस्ड वगैरह तो है। तो यही था दोस्तों अंग्रेज़ों के हिसाब से गेट जो आपने देखे, और इस पर मैं पहले भी बहुत वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कई लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सी किताब पढ़ते हो, कहाँ से आप कैसे करते हो। तो मैंने कहा अगर आप टीचर हैं और आप भी पढ़ना चाहते हैं तो किसी अंग्रेज़ राइटर को पकड़िए, उसको पकड़िए और उसी की किताब को पढ़िए, क्योंकि अंग्रेज़ी वहीं से आई है ना, उनको पढ़िए। ठीक है जी, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। और इसमें कोई चुका चुकी ताती आपको नहीं मिलेगा अंग्रेज़ों वाली किताब में, उनके सिचुएशन को पकड़िए और सीखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू वेरी मच।